अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है स्टैंडिंग वेव्स एंड रेजोनेंस। यानी कि हम देखेंगे पहले एक स्ट्रिंग के अंदर स्टैंडिंग वेव्स के जो टूल बनेगा, जो फार्मूला बनेगा, फिर उसी कंसेप्ट पर रेजोनेंस का कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं, लेट्स से हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ हम मान लेते हैं एल, जो दोनों एंड से हमने बांधी हुई है। ठीक है, जैसे आप वायलिन की बात कर लें, गिटार की बात कर लें, तो जब आप गिटार की वायर को प्लग करते हैं तो क्या एक वेव नहीं पैदा होती, साउंड वेव जिसे आप कहते हैं। तो ये वेव रिफ्लेक्ट होती है दोनों एंड से। ठीक है, यानी अगर आप सेंटर से प्लग करेंगे तो एनर्जी इस तरह मूव करेगी, एनर्जी इस तरह मूव करेगी, लेफ्ट और राइट। और ये एंड से, इसका मतलब ये रेयर मीडियम है और ये दीवारें हैं, ये डेंसर है। तो यहां से हिट करने के बाद क्रस्ट है तो वो ट्रफ बन जाएगी, यानी 180 का फेस चेंज आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये किनारे तो कभी भी मूव नहीं करेंगे, तो ये पॉइंट्स नोड हो गए। और दरमियान में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है तो ये पॉइंट एंटी नोड हो गया। समझ आ गई बात। तो जब आप सेंटर से प्लग करते हैं तो अब आपके पास एनर्जी लेफ्ट और राइट दोनों एंड्स की जाने मूव करती है, वहां से जब रिफ्लेक्ट करती है तो 180 का फेस चेंज लेती है। तो आप कहते हो क्या बनती है, स्टैंडिंग वेव बनती है। ठीक होगी बात। अगर मैं कहूं कि अगर मैंने सेंटर से, मिडल से प्लग किया है, तो आप एक नोड देखेंगे यहां पे बनता हुआ। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे यानी एक नोड यहाँ पे, एक नोड यहाँ पे, दरमियान में क्या आ रहा है, एंटी नोड आ रहा है। अब यहाँ पे जो टूल बनता है लैम्डा एन, 2l/n, और एफ एन आ जाएगा v/λn। एन की जबकि वेलोसिटी तमाम नोड्स के लिए हम क्या मानेंगे, सेम होगी तमाम आपके पास। अभी इस टूल को समझते हैं डिटेल में, आगे चल के मैंने दोबारा लिखे हैं फार्मूले, आपको ये सारी बात समझ आती है जब आप इस फिक को समझ लेते हैं। तो आप जरा देखो, टोटल लेंथ एल, जब आप प्लग करोगे तो क्या आपके पास ये नोड और ये नोड, और नोड और नोड, नोड का नोड से डिस्टेंस आप जानते हैं कितना होता है, λ/2। तो इसका मतलब यहां से लैम्डा बराबर लिखा जा सकता है 2l के। तो क्या मैं F1 निकालूं तो v/λ1, तो v/2l लिखा जा सकता है। ये मेरे लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का किरदार अदा करेगा जब मैंने सेंटर से प्लग किया। ठीक है, और अगर मैं 1/3 से प्लग करता हूं तो क्या अब आपको यहां पे कितने लूप दिखाई दे रहे हैं, दो लूप दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब एक नोड दरमियान में भी आ गया, किनारों पे तो नोड है ही है। तो अब यहां पे नोड आ गया, तो नोड से नोड कितना होता है, λ/2, यहां से यहां λ/2। तो टोटल लेंथ के अंदर कितने λ/2 आ गए, 2 λ/2 आ गए। तो 2 से कट जाएगा, सिर्फ लैम्डा आ जाएगा। तो F2 v/λ2, तो λ2 तो l के बराबर आ गया। तो हम इसकी वैल्यू मान लेंगे कि अगर मैं इसके बराबर रखूं, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, तो ये 2f1 के बराबर आ जाएगा। इसे हम सेकंड हार्मोनिक बोलेंगे और फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे। ये बात समझनी है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं 1/6 पार्ट से प्लग करता हूं तो अब आपके पास दो नोड दरमियान में इजाफी आ गए, किनारे तो नोड है ही है ना, तो दरमियान में भी अब आपको नोड मिल रहा है। तो इसका मतलब आप कहोगे λ/2, 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 तो टोटल कितने λ/2 हो गए, 3 λ/2। कितनी लेंथ में, l लेंथ में। तो सिंपल लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, 2l/3 के। तो ये वैल्यू प्लेस करोगे तो 3f1 के बराबर आ जाएगा। इसे हम थर्ड हार्मोनिक बोलेंगे और सेकंड ओवरटोन बोलेंगे। तो मुद्दे की बात जो आपने समझी वो क्या थी, जरा देखते हैं। अब इस फार्मूले को समझो, लैम्डा एन, जब आप एन की वैल्यू 1 थी तो लैम्डा 2l के बराबर आया। आपने देखा लैम्डा 1 किसके बराबर रखा, 2l के। जब n की वैल्यू 2 रखी तो आपके पास 2 2 से कट गया, तो लैम्डा 2 किसके बराबर आ गया, l के बराबर आ गया। फिर जब आपने n की वैल्यू 3 रखी तो लैम्डा किसके बराबर आ गया, 2l/3 के। तो यहां से आप देख सकते हैं लैम्डा 2l/3 की वैल्यू आपने प्लेस कर दी। तो जनरल फार्मूला समझ आ गया कि जितने अब आप देखोगे नंबर ऑफ लूप, तो उतना ही आप फार्मूले की वैल्यू बना सकते हो, उतना लैम्डा पता लग जाएगा, साथ ही आपको एफ पता लग जाएगा। बात समझ आ गई। तो ये बेसिक कंसेप्ट आ गया हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर। तो अब इसमें जो चीज हमने ये देखी कि वेवलेंथ आपके पास जो है, यानी nth मोड की, लैम्डा एन बराबर है 2l/n से निकलेगा। और nth मोड जो वाइब्रेशन अगर फ्रीक्वेंसी देखनी हो तो एफ एन बराबर आ जाएगा 2v/λ के। सॉरी, यहाँ पे आपके पास ये v/λ और साथ में नीचे क्या आएगा, इसके n आ जाएगा।
दिस वन। तो एफ एन बराबर आ जाएगा किसके, वी बाई लैम्डा एन के बराबर आ जाएगा। अब आपने एक चीज और नोट की कि ये F1 था, ये 2F1 के बराबर आ गया, ये 3F1 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब स्टेशनरी वेव्स का सिर्फ डिस्क्रीट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं, यानी F1, 2F1, 3F1, NF1, ये कहलाएगी हार्मोनिक सीरीज। तो जो आपकी सबसे पहली फंडामेंटल लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है उसे हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। अब इसका मतलब क्या, जैसे एक गिटार है, एक वायलिन है, आपने उसकी तार को फिक्स कर दिया। अब आपके पास इसका मतलब उसकी उस वायलिन की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी उस वायर की, अब आप उसका मल्टीपल ही पैदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे F1 5 हर्ट्ज है, तो अब उसी में से मजीद कौन सी फ्रीक्वेंसियां पैदा हो सकती हैं? 10 हर्ट्ज पैदा हो सकती है, 15 हर्ट्ज पैदा हो सकती है, 20 हर्ट्ज पैदा हो सकती है। ठीक होगी बात, यानी मल्टीपल 2F1, 3F1 मुमकिन है। आप 12 हर्ट्ज पैदा नहीं कर सकते, आप 9 हर्ट्ज पैदा नहीं कर सकते। तो ये चीजें हम कहेंगे कि तमाम फ्रीक्वेंसियां आप उस मीडियम में पैदा नहीं कर सकते स्टेशनरी वेव्स में, सिर्फ डिस्क्रीट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज ही पैदा की जा सकती हैं। ये कंसेप्ट कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। बात समझ आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेशनरी वेव्स में जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो क्वांटाइज्ड हैं, यानी एक सर्टेन वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी ही पॉसिबल हैं, और वो सारी डिपेंड करती हैं किस पे, F1 पे। अगर F1 10 हर्ट्ज होता तो आप अगली फ्रीक्वेंसी कौन सी पैदा करते, 20 हर्ट्ज। उससे अगली जो मुमकिन होती वो कौन सी होती, 30 हर्ट्ज। तो इसका मतलब अब आपके पास F1 तय करेगा कि हमारे मीडियम में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज पैदा हो सकती हैं। तो ये चीज क्या कहलाती है, क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज कहलाती है। अब रेजोनेंस का क्या अमल दखल है इसमें, जरा वो देखते हैं। आप एक एक्सपेरिमेंट देखो, एक स्टूडेंट जो है ना वो एक रस्सी को शेक दे रहा है, शेकिंग कर रहा है, एक सिरा उसका बंधा हुआ है, दूसरा सिरा उसके हाथ में है। तो अब एक तरह से एक जो उसके हाथ वाला एंड भी नोड है, जो बंधा हुआ है वो भी नोड है। तो हम कहते हैं कि जो स्टूडेंट का हाथ मूव कर रहा है बैक एंड फोर्थ, तो उसमें आपके पास एक शुरू में स्मॉल एम्पलीट्यूड के साथ वो उसको ये कर रहा है, उसमें फ्रीक्वेंसी पैदा कर रहा है। तो जो हम कहेंगे कि आपके पास जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होंगी, यानी हम कहेंगे कि वो वाइब्रेटिंग सिस्टम की हैं। अगर स्टूडेंट का हाथ एक ड्राइविंग फोर्स है, यानी जो कि फ्रीक्वेंसी पैदा कर रहा है, जो स्ट्रिंग में क्या पैदा कर रहा है, ओसिलेशंस पैदा कर रहा है, ये ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी उस रस्सी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर देती हैं, तो वहां पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। यानी यही कंसेप्ट होता है ना कि ड्राइविंग फोर्स और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द जो मीडियम है अगर वो मैच करता है तो रेजोनेंस पैदा होती है, जिससे एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। तो यही बात यहाँ पे लिख के समझाई गई है कि अगर आप कहें कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेटिंग सिस्टम की और ड्राइविंग फोर्स जो स्टूडेंट का हाथ है वो जो फ्रीक्वेंसी पैदा कर रहा है अगर वो मैच करेगी तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। अच्छा, अब इसमें मसला क्या है कि भाई अब जब स्टूडेंट जो रस्सी को शेक कर रहा है उसका हाथ एक तरह से एनर्जी का पंप बना हुआ है, यानी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है सिस्टम को। तो ये एनर्जी लॉस्ट होगी इंटरनल, यानी उसकी रेजिस्टेंस की वजह से, जहां पे फिक्स फ्रिक्शन की वजह से। तो अब इसका मतलब जो आपका फोर्स ऑसिलेटर यानी स्टूडेंट का हाथ है उसे एक स्टेडी स्टेट तक पहुंचना होगा, ताकि जो वो एनर्जी सप्लाई कर रहा है और वहां से जो एनर्जी जाया हो रही है वो एक बैलेंस इक्विलिब्रियम लेवल तक आ सके। बात समझ गए? यानी अब हमने फर्दर डीप के थोड़ा सा हमने कहा वहां पे फ्रिक्शन भी होगी, हमने ये कहा कि उसकी वजह से जो आपका हाथ, जो स्टूडेंट का हाथ वहां पे एनर्जी सप्लाई कर रहा है वो एनर्जी जाया भी हो रही होगी। तो हमने इस चीज को एक फोर्स्ड ऑसिलेटर के तौर पे देखा और हमने कहा कि एक स्टेडी स्टेट मिल सकती है अगर एनर्जी सप्लाई जो स्टूडेंट कर रहा है और जो एनर्जी लॉस्ट है वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो अगर स्टूडेंट शेक करता है यानी अब रस्सी को मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी पे जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से हट के है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वेव टक्कर खा के वापिस आएगी स्टूडेंट के हाथ से। अगर वो आउट ऑफ फेज हुई तो इसका मतलब होगा कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही होगी, तो स्ट्रिंग इसका कोई वर्क नहीं हो रहा होगा। तो इसका मतलब आपके पास
यानी जो आपके पास जो हाथ जो वर्क कर रहा होगा वो अब आपके पास जो स्ट्रिंग वर्क कर रही होगी उसको इफेक्ट को कैंसिल कर रहा होगा, तो आपके पास कोई वहां पे स्टैंडिंग पैटर्न नहीं पैदा होगा। एम्पलीट्यूड जो होगा रिजल्टिंग मोशन का वो स्मॉल होगा, वो डिफरेंट आपके पास स्टूडेंट के जैसे जैसे हाथ डिफर करेगा वैसे वैसे वो डिफरेंट होता चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब रस्सी को एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ शेक करेंगे तो जो रस्सी की मोशन है वहां पे कुछ फ्रीक्वेंसियां, सारी नहीं, अब स्टूडेंट मिसाल के तौर पे कभी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है, कभी कम कर रहा है, कभी बढ़ा रहा है, कभी कम कर रहा है, इसका ना कुछ फ्रीक्वेंसियां उनमें से ऐसी होंगी जो रस्सी के कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसीज के साथ क्या करेंगी, इक्वल कर देंगी। तो अब क्या होगा कि वहां पे जहां जो जो फ्रीक्वेंसियां मैच करेंगी वो अब आपके पास मोशन के साथ रेनफोर्स हो जाएंगी, वहां वहां एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाएगा, और जहां पे आपकी फ्रीक्वेंसियां मैच नहीं करेंगी वहां पे डैम्प हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कहोगे कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में गवर्न किया जाता है कि मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसियां आपको मिल रही होती हैं। यानी अब आपके पास जहां जहां पे आपके कुछ फ्रीक्वेंसियां बढ़ेंगी तो एम्पलीट्यूड बढ़ रहा होगा, कुछ फ्रीक्वेंसियों का एम्पलीट्यूड जो आपके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसियों के साथ नहीं मैच करेंगी वहां पे अब आपके पास यानी आपका डैम्पिंग आ जाएगी, वहां पे जो रस्सी वेव टक्कर खा के वापस आएगी वो आपकी आपकी अप्लाई की जो डिस्प्लेसमेंट है उसको कैंसिल कर देगी, तो हम कहेंगे वहां से आपकी डिप्रेस सप्रेस्ड हो जाएगा। तो ये तरीकाकार होता है वायलिन में, गिटार में, जिसकी मदद से कुछ फ्रीक्वेंसियां हम हासिल करते हैं, कुछ फ्रीक्वेंसियां हमें हासिल नहीं होती। तो ये तरीकाकार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।